देखिए, आज आप सबको मैंने जहमत इसलिए दी है क्योंकि ये एक फैमिली मैटर है और मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के मामलात को कोर्ट में ले जाने से कोई बेहतरी होगी। आज सब यहाँ हम इकट्ठे हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी आपके जायज़ मुतालबात हैं, वो आपस में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं और किसी फैसले पर पहुँच सकते हैं हम डिस्कशन के थ्रू। क्या कहते हैं आप? मेरे सामने आप एक सीजन लॉयर, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। अगर आपके क्लाइंट मेरी मौकला के दावे को दुरुस्त मान लें और अबू ज़हबी की अदालत के फैसले के तहत सीमी के हक महर और जेवरात वापस करने पर राज़ी हैं तो ठीक है, हम भी अपनी पटिशन वापस ले लेते हैं। देखें, आपने तो आगाज़ ही इस कदर डोमिनेटिंग बात से कर दिया। ये तो एक हमने सालसी के तौर पर मीटिंग बिठाई है और इस किस्म की मीटिंग्स में तो ऐसी बातें डिस्कस होनी चाहिए, ऐसे फैसले होने चाहिए जिसमें सबकी बेहतरी हो। कोई एक तरफा फैसला तो नहीं कर सकते इसमें हम। आप नाजायज़ बात कर रहे हैं मेरा ख्याल में। वकील साहिबा, इन लोगों ने मेरी बेटी का लाखों का जेवर दबा के रखा हुआ है। जब तक ये लोग मेरी बेटी का हक वापस नहीं करेंगे मैं कोई बात नहीं करूंगी। अरे तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। वो तो आमना साहिबा के कहने पर हम लोग आ गए यहाँ पर। मुझे लगता है कि हम यहाँ वक्त जाया कर रहे हैं। मेरी बेटी के ऊपर जुल्म हुआ है, मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगा। आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में झूठ बोलते हुए? जुल्म आपकी बेटी पर हुआ या मेरे बेटे पर हो रहा है? कहाँ का जेवर, कौन सा जेवर? वो तो सीमी अपने साथ लेकर गई है। अच्छा गुस्सा आप ठंडा रखें, ये तू मैं करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम बैठे हैं ना, किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे सुलह सफाई से। ये बताइए सीमी साहिबा इस वक्त कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आई? बच्चे घर में अकेले हैं, सीमी बच्चों की देखभाल कर रही है। और वकील साहिबा, मैं तो अपने नवासे और नवासी के फ्यूचर के लिए जेवर मांग रही हूँ। और वैसे भी आपका क्लाइंट तो अब तीसरी शादी करने के चक्कर में है। ये समझ रहा है कि ये हमारा जेवर हड़प कर लेगा। अरे मियाँ, अब तीसरी बीवी के लिए वो जेवर नहीं दूंगी। कभी कोई ख्वाब देख रहे हो बैठे हुए? मिस आमना, ये लोग दो नंबरे लोग हैं, शराफत की बात समझने वाले नहीं है ये लोग। ए मिस्टर, ज़बान संभाल। तुम मेरे सामने मेरे क्लाइंट्स की बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं तुम पर डिफॉर्मेशन का केस भी कर सकता हूँ। अच्छा बस हम यहाँ धमकियाँ देने नहीं आए किसी को। हम सुकून से बात कर सकते हैं सिविलाइज तरीके से। अरे मैं तो जेवर इनके हलक से भी निकाल लूंगी। ये मुझे जानते नहीं है कि किन लोगों से पाला पड़ा है। पहले तो सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो चला है कि आप जैसे नीच और घटिया लोग इस दुनिया में नहीं हो सकते। एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए ज्यादा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या करेंगे आप? क्या करें भाई? अगर लड़ना झगड़ना है ठीक है, छोड़े। आपसे मैं कोर्ट में मिलूंगी। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट पिटिशनर सीमी शाह ने अबू ज़हबी की अदालत से तलाक़ुद दरार यानी डाइवोर्स और डैमेजेस का दावा किया है। ये है मुत्तहिदा अरब इमारात की अदालत में तलाक के फैसले की कॉपी। और अब इसी यूएई के कवानीन के तहत दी गई इस तलाक पर मेरी क्लाइंट सीमी शाह ने अपने साबका शौहर पर अपने महर की रकम मुबलिग 1 लाख रुपए पाकिस्तानी, जहेज में दिए गए सामान और उसी जहेज में दिए गए 40 तोले सोने के लिए दावा दायर किया है, जो कि अब तक मेरी साथी वकील के क्लाइंट पर वाजिबुल अदा है। योर ऑनर, वकील साहब और इनकी क्लाइंट ने एक अजीब सी ही दरखास्त पेश की है। इस दावे की कोई बुनियाद ही नहीं है। अव्वल तो अबू धाबी की अदालत में जो तलाकुल दरार डिवोर्स फॉर डैमेजेस का फैसला सुनाया गया, योर ऑनर, उन फैसलों का हमारे आइली कवानीन में इतलाक नहीं होता। सेकेंडली योर ऑनर, मेरे क्लाइंट खालिद साहब का दावा है कि उन्होंने अपनी बीवी सीमी को तलाक दी ही नहीं है और ना ही वो उनको तलाक देना चाहते हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ ये दरख्वास्त सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पर दी गई है। योर ऑनर, इस तमाम तर हकीकत का पस मंजर ये है कि सीमी साहिबा अपने शौहर के साथ अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती। इसके बरक्स ये चाहती थी कि खालिद साहब सीमी के साथ सीमी के मेके में अबू धाबी में रहे। योर ऑनर, अबू धाबी में रहते हुए जब मेरे क्लाइंट को अपनी वालिदा की तबीयत की नासाजी का इल्म हुआ और वह घबराए हुए वतन वापस पहुंचे, तो सीमी साहिबा ने उनकी एब्सेंस में पीछे अबू धाबी की कोर्ट में यह दावा दायर कर दिया। योर ऑनर, खालिद साहब को तो इस सिचुएशन का इल्म ही नहीं था।
वो तो अपने वालिदैन की खिदमत में मसरूफ थे कि पीछे अबू धाबी की अदालत ने एक्स पार्टी डिसीजन देकर उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स तो चाहते हैं कि उनकी बीवी उनके साथ, उनके घर में, उनके माँ बाप के साथ रहे। वो तलाक देने पर राजी नहीं है। सर, मैं एक मर्तबा दोबारा कहती हूँ कि मेरे क्लाइंट खालिद साहब का बिल्कुल इरादा नहीं है अपनी बीवी को तलाक देने का, और ना ही उन्होंने माजी में कभी अपनी बीवी को तलाक दी है। सर, खालिद साहब तो अपना घर बसा बसाया देखना चाहते हैं और इसीलिए वो अभी सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स दायर करना चाह रहे थे कि वकील साहब ने ये दावा दायर कर दिया। योर ऑनर, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान सिविल और कमर्शियल मामलात में जुडिशियल कोऑपरेशन की ट्रीटी मौजूद है और ये मुआहदा सन 2005 में तय पाया। वकील साहब, आप जिन ट्रीटीज का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर फैला हुआ है और वैसे भी योर ऑनर कॉमन सेंस की बात है। जो शादी पाकिस्तान में हुई, उस शादी को खत्म करने के लिए दावा भी तो पाकिस्तान में ही किया जाना चाहिए था ना। अगर आपकी क्लाइंट को तलाक चाहिए तो वो पाकिस्तानी अदालत में खुला के लिए रुजू कर सकती है। योर ऑनर, अभी तक इनकी क्लाइंट का लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है। मेरे क्लाइंट के मुताबिक उन्होंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, इसलिए इनका दावा बेसलेस है, इसे खारिज किया जाए। चूंकि अदालत का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न। शेरोज, तुम्हारे कहने पर मैंने ये केस ले लिया, लेकिन किस बेसिस पर आपने उन लोगों के साथ ये कमिटमेंट की थी? कोई जांच पड़ताल नहीं की, ऊपर से खुद तुम हेयरिंग पर आए नहीं। अगर आते तो देखते कि जज का मूड क्या था उस दिन। इतना वीक केस है, मैंने जितनी भी ऑब्जेक्शंस की एक को भी जज ने अहमियत नहीं दी। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू नाउ? वो बातें इस तरह कर रहे थे कि मुझे भरोसा करना पड़ा उनकी बात पे। कितना अरसा हो गया है शहरोज आपको इस फर्म में काम करते हुए? कितना अरसा हो गया? आपको नहीं पता हमारी फर्म का क्राइटेरिया क्या है कोई केस एक्सेप्ट करते हुए? पूरी तरह से हम खुद पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये जानने के लिए कि जो क्लाइंट हमारे पास बनकर आया है क्या उसका दावा सच्चा है भी या नहीं। और यहाँ पर क्या था? सिर्फ एक दावा लेकर आया है खालिद कि सीमी सारा जेवर लेकर चलेगी। ये कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ तो नहीं दिया ना उसने आपको? मैम, मैंने आपके बिहाफ पे केस लिया है, प्लीज इज्जत का सवाल है कुछ। केस से ले लिया है, यही तो मैं आपको बात कह रही हूँ। ऊपर से दोनों फैमिलीज इस कदर अनरीजनेबल है। मैंने सोचा था आउट ऑफ कोर्ट इनका कोई तस्फिया करा दूं, वो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम तराशी और बदजबानी। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह में 2300 से ज्यादा औरतों ने तलाक के लिए अदालतों से रुजू किया है और 15,000 से ज्यादा खानदानी मामलात के मुताल्लिक मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तलाक और खुला के तकरीबन 400 केसेस हर रोज अदालतों में दायर होते हैं। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मेरी मौजिज़ अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को अपना बयान देने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने दावे के तमाम पस मंज़र को यहाँ बयान कर सकें। इजाज़त है। मुसम्मत सीमी हसन शाह हाजिर हो। जज साहब, तलाक का लफ्ज़ औरत के लिए ना सिर्फ गाली है बल्कि हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत की कोई हैसियत नहीं है और मुझे तलाक लेने पर मजबूर खालिद ने किया। अबू ज़ैबी में अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ और खालिद मेरे खालाजाद कज़न है। 2009 में मेरी शादी खालिद से पाकिस्तान में हुई और मैं तकरीबन 3.5 साल खालिद के साथ और उसकी फैमिली के साथ पाकिस्तान में रही। खालिद को मेरे पापा ने जॉब दिलाने में हेल्प की और अबू ज़ैबी में उसे जॉब दिलाई। मैं अबू ज़ैबी में खालिद के साथ अपने वालिदैन के घर में रहती थी और इन तमाम एहसानात का नतीजा खालिद ने ये दिया कि अचानक उसका रवैया एकदम बदल गया मुझसे।
ये लीजिए खालिद चाय। मुझे नहीं पीनी तुम्हारे घर की चाय। क्या बात है खालिद, हर वक्त क्यों गुस्से में रहते हैं? मेरी टेंशन है तुम्हारी माँ, वो बुढ़ी हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? तमीज से बात करें खालिद, आप शायद भूल रहे क्या मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। तुम भी भूल रहे हो कि अपने शोहर से बात कर रही हो। मेरी ऑफिस से छुट्टी 5 बजे और 6 बजे, वो कौन होती है टोकने वाली? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ऑफिस के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? मुझे मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था, अपनी माँ के साथ जाना पड़ा है मुझे। आप कहाँ गायब थे? तुम भी शुरू हो गई। तुम लोगों ने मुझे सरगर्म गुलाम समझ रखे कि तुम्हारे कहने पर चलूं मैं। खालिद प्लीज, बुजुर्गों का कुछ एहतराम किया करें आप। तुम मुझे सिखाओगे तमीज क्या होती है? बढ़िया एक तमीज सिखाने वाली। यहाँ तक के उसे मेरे वालिदैन और छोटे भाई की जरा सी बात पर गुस्सा आने लगा था, मुझसे गाली गलौज करता था, मारता था। एक दिन मेरे वालिदैन ने उसे समझाया तो उसने बदतमीजी की इंतहा पार कर दी। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। खालिद, खालिद भाई, रोज तुम्हारे कमरे से शोर शराबे की आवाज आती है, तुम बात बात पे आप ही से क्यों लड़ते हो? बगैरत तू मेरे कमरे की जासूसी करता है? अपने काम से काम रख, वो बीवी है मेरी, जो मर्जी करूं। तू कौन होता बोलने वाला? सिमी पहले मेरी बहन है, उसके बाद तेरी बीवी, और मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आखिर तेरा मसला क्या है? क्यों ऐसा सलूक करता है मेरी बहन के साथ तू? बिलाल तुम चुप करो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। आप ही, ये मेरा ही मसला है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सब समझता हूँ इस घर में क्या चल रहा है। बिलाल ठीक कह रहा है भैया। हमने तो सोचा था कि बहन का बेटा है, अपने माँ बाप की तरह समझेगा, फर्मा बरदार दामाद निकलेगा, मगर इसके तो लक्षण ही नहीं मिल रहे भाई। बात करो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, काटने को दौड़ता है। पता नहीं क्या मसला है इसको। अरे बता तो सही, मसला क्या है तेरा? मेरा मसला है आप मुझे दामाद नहीं अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। अगर बीवी के घर में रहेगा तो घर दामादी कहेंगे ना। अगर है दम तो ले ले अपना घर बाहर, निकल यहाँ से। बिलाल, बहनों से इस तरह बात करते हैं? तुम्हें छोटे बड़े की कोई तमीज ही नहीं है। बेटा, आई एम वेरी सॉरी। मेरे ख्याल में हमारे घर में कोई गलतफहमी चल रही है। गलतफहमी तो अब दूर हुई है। अगर मुझे पता होता आप लोग किस कमाश के लोग हैं तो सिमी से कभी शादी नहीं करता मैं। और आप भी ज्यादा मीठा बनने की कोशिश ना करें। आपको यही गम है ना मुझे वीजा दिलवा के जॉब दिलवाइए, तो सब आपने अपनी बेटी के लिए किया, मेरे लिए नहीं किया। ये तुम खुली एहसान फरामोशी कर रहे हो। बेशर्मी और बेगैरती की भी कोई हद होती है। मिस्टर, जरा जबान संभाल के बात करो। थोड़ा बहुत जो लिहाज कर दो ना वो भी नहीं करूंगा। औकात याद दिला दूंगा तुम लोग को मैं। तलवे चाटोगे मेरे तुम लोग। पहले हमारी 3.5 साल की बेटी थी और दूसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। खालिद की दी हुई परेशानियों की वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार रहने लगी थी और डॉक्टर ने कहा था डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। 5 अगस्त 2013 में मेरा ऑपरेशन था और 3 अगस्त को खालिद अचानक ये कहकर चला गया कि वो पाकिस्तान जा रहा है। आप ड्रेसेस क्यों निकाल रहे हैं? बताएं ना कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान। अम्मा को हार्ट अटैक हुआ, मुझे जाना है। खालिद, आपको पता है 5 दिन बाद मेरा ऑपरेशन है और इस मौके में मुझे आपकी जरूरत है। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? कुछ दिन में आ जाऊंगा। सिजेरियन ऑपरेशन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मर नहीं जाओगे तुम। खालिद, आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ, एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। कहा ना 2-3 दिन में आ जाऊंगा, तो अच्छा मनोज तुम्हारे घर वाले नहीं, उनसे दिमाग लड़ाना पड़ता मुझे। खालिद प्लीज मेरी बात सुने, आप मत जाएं, मुझे इस मौके पर आपकी जरूरत है। खालिद, मैं आपको खालिद जैसा आप वो कुछ दिन का कहकर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि 5 अगस्त को हमारा बच्चा दुनिया में आने वाला है, लेकिन उसने और ना ही उसके घर वालों ने ना मेरे बारे में पूछा और ना ही मेरे बच्चे के बारे में पूछा।
बिलाखिर मैंने बच्चे की पैदाइश के 7वें रोज उसे खुद कॉल की तो वो उल्टा मुझसे नाराज होने लगा। आप 3 दिन का कहकर गए थे, पूरे 10 दिन हो गए, कहाँ हैं आप? अम्मा की तबीयत संभलेगी तो आऊंगा ना। तुम्हारा ऑपरेशन हो गया? हमारे बच्चे को आए हुए 1 पूरा महीना हो गया है और आपने फोन तक नहीं किया। मैं अम्मा की तीमारदारी में मसरूफ। लेकिन तुम तो मुझे बच्चे की तस्वीरें सेंड कर सकती थी ना। बेटे का बाप बना और बच्चे की तस्वीर तक नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम्हें माँ बाप भाई से फुर्सत मिले तो शोहर का ख्याल आया ना। जज साहब, उसने मुझसे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दिया था। वो ना ही मेरी कॉल का जवाब देता, ना ही किसी मैसेज या ईमेल का। हद तो यहाँ हो गई कि उसने मुझे अबू ज़ैबी में अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए भी कोई ताउन नहीं किया। अबू ज़ैबी के कानून के तहत बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए माँ और बाप दोनों का होना ज़रूरी है। जज साहब, वो खुद तो नहीं आया, लेकिन अपनी दूसरी शादी का इजाज़तनामा मुझे अरसाल कर दिया, जबकि हकीकत तो ये है कि मैं खालिद की दूसरी बीवी हूँ और वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका है। इस अरसे में खालिद ने ना मेरा और ना ही बच्चों का किसी किस्म का कोई फ़र्ज़ पूरा नहीं किया और फिर मैंने तंग आकर अबू ज़ैबी के कानून के तहत तलाक बराए हर्जाना हासिल कर ली। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट खालिद साहब को भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त दी जाए ताकि तस्वीर का दूसरा रुख भी अदालत के सामने आ सके। इजाज़त। जज साहब, इस कटहरे में खड़े होकर मेरी बीवी ने मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए वो सारे झूठे इल्ज़ाम हैं। दरअसल हकीकत यह है कि शादी के तकरीबन 3.5 साल तक सिमी मेरे साथ पाकिस्तान में रही थी। इस अरसे में इसे ना तो मुझसे कोई शिकायत हुई और ना ही मेरे वालिदैन से, क्योंकि हम इसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। सिमी को मैंने अपने घर में एक अलग से पोर्शन बना कर दिया था जहाँ इससे हर किस्म की आज़ादी और प्राइवेसी हासिल थी। सिमी को मुझसे शिकायतें उस वक्त हुई जब मैं भी उसके साथ अबू धाबी चला गया। जज साहब, असल फसाद की जड़ मेरी सास यानी सिमी की माँ है। मेरी सास ही अपनी बेटी को भड़काती थी। अम्मी, मुझे सुपरमार्केट से गोश्त ला दीजिएगा, मुझे खालिद के लिए बिरयानी बनानी है। खालिद को बिरयानी बहुत पसंद है, मैं उनके लिए बिरयानी बनाऊंगी। एक तो तुमने अपने शौहर को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। अरे कुछ अपनी माँ से ही सीख लिया होता, बजाय इसके कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम तो सती सावित्री बनकर उसकी खिदमत में ही लगी रहती हो। देखो बेटा, शौहर को अपनी मुट्ठी में रखना सीखो और हाँ, ये ना भूलना कि तुम उसकी दूसरी बीवी हो। अगर तुम उसे काबू में नहीं रख सकोगी तो वो तीसरी शादी के लिए भी पर तोलेगा। और हाँ, बुजुर्गों का ये कौल है कि दूसरी शादी तीसरी का सदका होती है। अम्मी, खालिद क्यों तीसरी शादी करेंगे? उनको कोई मसला नहीं है। तेरे बाप ने अब्बू ज़ैबी में उसे मुलाजमत दिलवाई, रहने के लिए उसे घर दिया ताकि उसे किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। उसे तो तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए था, ना कि तुम हर वक्त उससे दबी दबी रहती हो जैसे कि उसने तुम पर एहसान किया है। अरे खालिद, आप आ गए। अभी हम माफी की तारीफ कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हुकूक पर कन्वेंशन के आर्टिकल 3 शिक 1 के मुताबिक हुकूमत, मुकन्नना, इंतज़ामिया, अदलिया और निजी समाजी फलाही तंजीमों को बच्चों के हुकूक का निगहबान करार दिया गया है। इन इदारों को जिम्मेदार करार दिया गया है कि वो किसी भी मामले में बच्चे के मफाद का ख्याल रखेंगे। इस कन्वेंशन पर पाकिस्तान और भारत समेत जनूबी एशिया के तमाम ममालिक ने दस्तखत किए हैं। जज साहब, मेरी तनख्वाह भी इनके पास होती थी और मेरा पासपोर्ट भी। ना तो मैं घर खर्चा भेज सकता था और ना जाकर मैं वालिदैन की खिदमत कर सकता था।
फिर भी मैंने सिमी को छोड़ा नहीं। जज साहब, बच्चे की पैदाइश से पहले ही मैं पाकिस्तान आया था, जबकि ये जानती थी कि मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है। मेरा पासपोर्ट भी इन्हीं के पास था और इन्होंने ही मुझे पासपोर्ट दिया था जाने के लिए। जब मैं पाकिस्तान आया तो वालिदैन को बीमार देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे बगैर इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैंने बीवी को कहा कि तुम भी बच्चों को लेकर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाओ। जज साहब, अबू धाबी से फैमिली तो नहीं आई, बल्कि अबू धाबी की अदालत का फ़ैसला आ गया था। अभी इन्होंने कहा है कि मैंने दूसरी शादी का इजाज़तनामा भेजा था। हाँ, मैंने भेजा था इजाज़तनामा, लेकिन इसलिए कि शायद उसे देखकर पाकिस्तान लौट आए। जज साहब, मैं अपना घर आबाद देखना चाहता था, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता था। अभी इन्होंने कहा है कि बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अबू धाबी कानून के मुताबिक दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी था। हाँ, मैं ज़रूर जाता, लेकिन मेरी वालदा की तबीयत इस काबिल नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ कर जाता। जज साहब, मैं इनसे रोज़ाना रब्ता करता था, लेकिन ये पाकिस्तान आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपने वालिदैन को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता था। जज साहब, सीमी ने महर और ज़ेवरात की वापसी के लिए जो मुझ पर क्लेम किया है वो झूठा है। सीमी पहले ही सब कुछ ले चुकी हैं, अपना जेवर भी और हमारा जेवर भी। जज साहब, रही बात जहेज़ की, सीमी के जहेज़ का कुछ सामान मेरे घर पे मौजूद है, वो भी इसलिए कि इनके वालिदैन का कराची में कोई जानने वाला नहीं है। जज साहब, मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि मैंने सीमी को तलाक नहीं दी। वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें मेरे पास आ सकती हैं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा सीमी के लिए खुले हैं। योर ऑनर, मिस्टर खालिद सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ बगैर किसी वजह के अपनी बीवी और मासूम बच्चों से लाताल्लुकी इख्तियार की, बल्कि अपनी बीवी के 40 तोला सोने पर कब्जा जमा कर बैठ गए, जिसकी मालियत लगभग 20 लाख रुपए पाकिस्तानी बनती है। जज साहब, इस 20 लाख मालियत के सोने से मिस्टर खालिद के झूठ का पेट तो नहीं भर सकता, लेकिन कम से कम मेरी क्लाइंट सीमी हसन शाह और उनके बच्चों का मुस्तकबिल जरूर महफूज हो सकता है। और मेरी मौजूद अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस का फैसला मेरी क्लाइंट सीमी हसन शाह के हक में सुनाया जाए और उनके साबका शौहर मिस्टर खालिद से उनके जहेज का सामान, हक महर की रकम और 40 तोले सोना वापस दिलवाया जाए। थैंक यू। योर ऑनर, वकील साहब और इनकी क्लाइंट अदालत में कुछ अजीब किस्म की इकदार को फरोग दे रहे हैं। इनको लगता है कि सीमी साहिबा का मुस्तकबिल और सीमी साहिबा के बच्चों का मुस्तकबिल इन 20 लाख रुपयों से महफूज हो जाएगा। योर ऑनर, वकील साहब को और इनकी क्लाइंट को अदालत में खड़े खालिद साहब नजर नहीं आए, जो अपना घर बचाना चाहते हैं, जो अपनी बेगम को, अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं। और अबू धाबी की अदालत के इस फैसले के बावजूद ये यही तस्लीम करते हैं कि सीमी साहिबा आज भी इनकी बीवी है और ये आज भी उनको अपनाने के लिए तैयार हैं और अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। योर ऑनर, वकील साहब ने तो सिर्फ इल्जाम लगाए हैं, सबूत कहाँ प्रोवाइड किए गए अदालत को जिससे ये बात वाज़ेह हो सके कि मेहर की रकम अदा नहीं की गई और वो जेवर खालिद साहब के पास है। योर ऑनर, हाथ से लिखी हुई एक सामान की लिस्ट अदालत में जमा करा दी गई जिसको ये सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। योर ऑनर, एविडेंस कहाँ है, प्रूफ कहाँ है? अदालत का वक्त खत्म होने पर इस केस की समाअत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर 2 days। अस्सलाम वालेकुम मैम। ऑफिस की याद आ गई आपको? आपने 3 दिन की छुट्टी कैसे खुद से एक्सटेंड कर ली? आपकी तो इतनी लीव अप्रूव नहीं की थी मैंने। मैम, वो मसरूफियात ऐसी थी, कज़न का शादी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी। किस कदर गैर जिम्मेदार इंसान हो तुम। तुम्हें अंदाजा है किस किस्म के केस में तुम मुझे फंसा गए हो? अनरीजनेबल किस्म की फैमिलीज हैं, बात सुनने को तैयार नहीं है, रिसर्च तुमने नहीं करके दी, तफ्तीश तुमने नहीं करके दी, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स नहीं है मेरे पास, अदालत में तुम नहीं आते हो और फोन भी ऑफ जा रहा था आपका कन्वीनियंटली। मैम, तो फिर बना क्या उसका इसका? क्या बनना है शहरोज? इस तरह से कैसे केस जीतेंगे? आपने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो आपने मुझे नहीं करके दी। आप जाकर मिले, खालिद की फैमिली से मिले, आपके जानने वाले हैं, यू हैव टू डू द इन्वेस्टिगेशन।
माफ़ कीजिएगा, मैं ओपोनेंट लॉयर हूँ, लेकिन हमारी बॉस मैडम आमना की भी यही ख्वाहिश है कि आप लोग ये मामला अदालत से बाहर निपटा लें। आप लोग शरीफ लोग हैं और क्यों अपनी पकड़ी उछालना चाह रहे हैं? शेरोज मियाँ, हमें अदालत में पेशियां भुगतने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारा वास्ता जिन नीच और घटिया लोगों से पड़ा है वो अदालत का हुक्म देखे बगैर मेरी बेटी को हक नहीं देंगे। कोर्ट में सीमी साहिबा ने खालिद साहब का जो नक्शा खींचा है, इससे तो ये लगता है कि वो बहुत एग्रेसिव थे। आप लोगों को शादी करते वक्त इस बारे में नहीं पता था? दरअसल खालिद मेरी बहन का बेटा है, क्योंकि खालिद ने हमें ये बताया कि खालिद के ससुराल वालों का खालिद के साथ अच्छा सलूक नहीं था, उसको बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे, बदतमीजी करते थे उसके साथ। अब तो यही सारा इल्ज़ाम खालिद ने मुझ पर लगा दिया। दरअसल ये इन लोगों का वतीरा है कि लड़की की शादी करो, उसका जेवर जहेज सब हथिया लो और फिर लड़की को फारिग कर दो। उसकी पहली बीवी आज भी खालिद को कोसती है, गालियां देती है। अरे मेरी बहन ना अव्वल दर्जे की बदतमीज औरत है। लेकिन हमें जितना पता चला है, खालिद साहब ने तो आपकी बेटी को तलाक नहीं दी, इन्होंने खुद खुला ली। कबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। खालिद ने अदालत में झूठ बोला था कि वो मुझे पाकिस्तान वापस बुला लेगा। उसने तो मुझसे हरताना का रिश्ता ख़त्म कर दिया था, और फिर बालात के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उसने मुझे इतना परेशान किया है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे तो अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी अदालत जाना पड़ा था, और अब अपने जेवर के लिए भी अदालत जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में बच्चों की कस्टडी और एडॉप्टेशन से मुताल्लिक तमाम अमूर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत तय किए जाते हैं। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मैंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए अबू धाबी अपनी बहू को फोन भी किया। आपने मुझे क्यों फोन किया है? मैं अपनी बहू से बात करना चाहता हूँ। मेरा आप लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। देखो बेटा, मैं झगड़े खत्म करने और मामलात को सुलझाना चाहता हूँ। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। कोई देर नहीं हुई बेटा, ये उम्र भर का साथ होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता। बेटा कौसर मरते मरते बची है। इस वक्त तो उसूलन तुम्हें भी कराची में होना चाहिए था। कराची? कराची तो अब मेरी लाश भी नहीं आएगी। और हाँ, आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। मेरी बहू ने मेरी तौहीन की, और यहाँ तक के फोन बंद करते वक्त मुझे गेट लॉस्ट तक उसने कहा। शादी के बाद सीमी को मैंने अपने घर पाकिस्तान में रखा, उनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती, अपनी बेटी बना के रखा। हद तक के ये कि जब अबू ज़ैबे में मेरा बेटा गया है वहाँ पर, तो उन लोगों ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसको घर दामाद गुलाम बना के रखना चाहा। मेरी बहन बहुत लालची औरत है, जेवर सारा उसी के पास है, हम कहाँ से लाएं लाखों रुपए का जेवर। आप लोग कोई ऐसा सबूत दे सकते हैं जिससे ये पता चल जाए कि जेवर अभी भी उन लोगों के पास है? सबूत ही तो नहीं है। अगर सबूत होता तो अदालत में पहली पेशी में पेश कर देते। लेकिन मुझे पता है सिमी ने अबू धाबी के बैंक लॉकर में सारा जेवर छुपाया हुआ है, लेकिन जाहिर है इस लॉकर तक हमें एक्सेस हासिल नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग भाई, इतना ट्रैफिक जैम था, 1 घंटा लगा है मुझे घर से यहाँ तक आने। क्या खबरें भाई? मैम खबरें ये है कि मैं सीमी और खालिद के घर गया था, दोनों फरीकैन से बयानात लिए, कोई क्लू, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं पता चली उनसे। दोनों सिर्फ अपने टुकड़े बयान कर रहे हैं। तुम्हें इम्पोर्टेंट बात निकलवानी नहीं आती। जब भी तुम इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करते हो ना, कोई क्लू नहीं लेकर आते। नेवर माइंड। और ये क्या फेसबुक पे वक्त ज़ाया कर रहे हो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप देखे थे सीमी तुम्हारी फ्रेंड्स लिस्ट में कैसे एडेड है? मेरे पास ऐड नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो सीमी का प्रोफाइल चेक किया है। ये तस्वीरें चेक करें। ये दिखाना चाह रहे हो तुम मुझे? जी मैम, ये देखें इसके साथ। गुड वर्क, गुड वर्क।
लेकिन 100% श्योर होने के लिए आई थिंक खालिद से तस्दीक कराना ज़रूरी है। अगर वो तस्दीक करता है तो वी हैव गॉट सम एविडेंस। शाबाश, थैंक्स मैडम। कॉल करो उसे। चलो, गुस्सा ठंडा कर दिया तुमने मेरा। इस केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, हमारा पहले दिन से दावा रहा है कि ये मुकदमा बदनीयती की बुनियाद पर कायम किया गया। योर ऑनर, बेबुनियाद इल्जामात पर यह मुकदमा बनाया गया और हमारी पहले दिन से कोशिश रही कि अदालत का वक्त ना जाया किया जाए और ये मुकदमा दायर करने से पहले भी मैंने और मेरे कोलीग्स ने एक छोटी सी काविश की कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। लेकिन योर ऑनर, सीमी साहिबा और उनकी फैमिली का रुझान सुलह सफाई की तरफ बिल्कुल भी रागिब नहीं। योर ऑनर, सीमी साहिबा और उनकी फैमिली का असल मकसद सिर्फ एक ही था और वो ये कि मेरे क्लाइंट खालिद अहमद साहब को नीचा दिखाया जाए, उनको माशरे में रुस्वा किया जाए। लेकिन क्योंकि सर झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए इनके ये झूठे दावे ज्यादा देर तक अदालत के सामने खड़े भी नहीं रह सकते थे। और हालांकि वकील साहब ने अपने इल्जामात को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत फराहम नहीं किए, लेकिन हमने इनके इल्जामात को झूठा साबित करने के लिए बहुत से एविडेंस इकट्ठे किए हैं। योर ऑनर, इन तस्वीर का मुशाहिदा कीजिएगा। सर, इनमें कुछ तस्वीर तो सीमी साहिबा और खालिद साहब की शादी की हैं, जिसमें सीमी साहिबा ने वो जेवरात पहने हुए हैं जिनका ये दावा कर रही हैं कि वो जेवरात खालिद साहब के पास थे। योर ऑनर, दूसरी तस्वीर अबू धाबी में होने वाली एक शादी की तकरीब की है जो हमने एक सोशल वेबसाइट से डाउनलोड की और उनके प्रिंट आउट्स आपके पास हैं। इसमें बखूबी देखा जा सकता है कि सीमी साहिबा ने उन जेवरात में से बहुत से जेवरात पहने हुए हैं जिनका इल्जाम वो खालिद साहब पर लगा रही हैं कि वो जेवरात उनके पास थे। योर ऑनर, शादी की ये तकरीब अबू धाबी में 1.5 महीना कबल हुई थी और उसमें सीमी साहिबा ने अगर ये जेवरात पहने हुए हैं तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये जेवरात सीमी साहिबा के पास थे। और जैसा कि मेरे क्लाइंट पहले भी हल्फिया ये बात कह चुके हैं कि हक महर की रकम शादी के दिन अदा कर दी गई थी और जेवरात इनके पास कभी भी मौजूद नहीं थे, लिहाजा इसमें शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि सीमी साहिबा का दावा झूठा था। लिहाजा योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस बेबुनियाद मुकदमे को खारिज किया जाए। थैंक यू सर। वकला की बहस मुद्दईया सीमी हसन शाह और मुद्दा अलैह खालिद अहमद के बयानात अदालत में पेश किए गए। शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्दईया सीमी ने जहेज के सामान की वापसी का जो दावा दायर किया था वो उसको साबित करने में सरासर नाकाम रही है और अदालत में इस बारे में कोई वाज़ेह और ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। इसके बरक्स मुद्दा अलैह खालिद अहमद के वकील ने जो सबूत पेश किए उसकी रोशनी में यह अदालत इस केस को खारिज करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।